गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फोन। मैं फाकर जफर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू सीरीज सी टेट। तो आज हम सी टेट के मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, तो ये सी टेट क्या है, कैसा एग्जाम है, इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें आज बताने वाली हूँ। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक। ठीक है, चलो भाई। सी टेट क्या होता है? सी टेट जो है आपका एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, जैसे कि आपका एसएससी हो जाता है, जैसे कि आपका बैंक हो जाता है। तो इसमें आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, तो इसी तरह से इसमें आप सी टेट का एग्जाम देकर आप गवर्नमेंट टीचर बनते हो। ठीक है, प्राइवेट में भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है ना। चलो, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये जो कंडक्ट कराता है ना, ये सीबीएसई आपका कंडक्ट कराता है। ठीक है, सी टेट में जो है जनरली अगर आप देखो तो साल में 2 बार पेपर इसमें दिए जाते हैं। अगर आप देखो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, साल में 2 बार इसका पेपर होता है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर आपका सेकंड, और फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड तक को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे कि आपका केवीएस हो जाता है, मतलब केंद्रीय विद्यालय है, क्या एनवीएस एक्सेट्रा, इस तरह के जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ठीक है, सीबीएसई से मैंने आपको कहा से ऑर्गेनाइज कराता है। सन 2022 में भी अब बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाली है, कुछ ही मान के चलो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर जो है नोटिफिकेशन इसकी आ जानी चाहिए वैसे तो। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है बेसिकली आपका किसके लिए होता है? 1 से 5वीं तक की प्राइमरी टीचर की जो जॉब होती है, तो पेपर फर्स्ट आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो लग जाती है। पेपर सेकंड जो होता है वो 6 से 8वीं तक की जो है एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं, ये उनके लिए जॉब होती है। अगर आप दोनों पेपर दे लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो 1 से 8th स्टैंडर्ड तक को पढ़ाने के लिए। समझ में आई ये सारी चीजें? ठीक है, फीस अगर देखी जाए तो आप देख सकते हो एग्जाम फीस इसकी 1000 रुपए तो आपकी जनरल और ओबीसी वालों के हैं, और 500 रुपए कुल एससी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के होते हैं। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 150 मिनट का कुल ये एग्जाम होता है। अगर आप एसएससी की तैयारी आपने की है, अगर आपने बैंक की तैयारी की है ना, तो चुटकी भर में ये 150 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा है। आप जो है मुश्किल से कुछ ही घंटों में, मतलब कुछ ही मिनट्स में ये पेपर कर लोगे। मान के चलो 150 है ना, तो अगर आपको मैं 120 मिनट भी दूंगी तब आप आराम से इजिली पेपर कर लोगे, अगर आपने पहले से ही एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है तो। बहुत अच्छा लेवल नहीं होता, मतलब काफी इजी है, लेकिन अगर आप देखो तो अपॉर्चुनिटी बहुत अल्टीमेट है। सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा होता है, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, और वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में अगर देखा जाए टीचिंग की जॉब सबसे ज्यादा थोड़ी शांत होती है ना, टीचर ज्यादा शांत होते हैं, तो काफी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत जल्द इसके फॉर्म आने वाले हैं तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पेपर आपको कराऊंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैथ्स आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ्स आपकी मैं तैयार करा दूंगी। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस इसमें 150 होते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये आपका जो है रहता है। रुको जरा 1 मिनट। ठीक है, अगर मार्किंग की बात की जाए, 1 मार्क सही आंसर देने पर और नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, मतलब दिल चाहे जितना दिल चाहते तुक्के लगा लो, बढ़िया है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है ना। तो ये वाला बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है एक, तो इसलिए इस एग्जाम में आपको डर भी नहीं लगने वाला, बेफिक्र होकर आप ये एग्जाम अपना दे सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है, तो नो इश्यू। ठीक है, अच्छा, सिलेबस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसमें ये सिलेबस की पूरी लिस्ट है। मैंने आपके लिए मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी मैथमेटिक्स बाय फाकर मैम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इसमें हम जो बात करते हैं वो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आती है, और सिलेबस लगभग वही है जो आपका अदर गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, बस ये पेडोलॉजी जो है मैथमेटिक्स ये थोड़ा अलग हो जाता है, अदरवाइज जो है इसमें थोड़ी सी थ्योरी व्योरी रहती है, और थ्योरी के भी मुश्किल से 5 या फिर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें, कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो पहले पेपर फर्स्ट कराऊंगी, फिर पेपर सेकंड आपको इस तरह से मैथमेटिक्स का मैं कराऊंगी, तो आपकी मैथ्स तो एकदम बढ़िया हो जाएगी। बाकी का आप जो है इजीली पढ़ सकते हो, इतना टफ नहीं है सी टेट। तो मेरे हिसाब से अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है तो आप इजीली से क्रैक कर लोगे। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो आज मैंने सन 2021 का जो सी टेट का पेपर है उसकी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके लिए उठा के लेकर आई हूँ। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया भाई? चलो, चलो।
क्वेश्चन है आपके लिए, जो HCF और LCM है दो नंबर का वो 12 और 72 है। आपसे कहा गया है अगर दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो बताओ एक नंबर उनमें से क्या होगा। देखो एक तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप दो नंबर कोई ऐड कर रहे हो, A प्लस B अगर आप ऐड कर रहे हो और उनका सम ही 60 आ रहा है, ऐड करने पर अगर वो 60 दे रहा है तो भाई 72 और 60 तो हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब बचे आपके दो ऑप्शन और, ठीक है। अब आपसे कहा गया है HCF एंड LCM। HCF क्या होता है, HCF हो जाता है आपका, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगी और उसमें ट्रिक भी आपको देती हुई चलूंगी, ठीक है। तो HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और वही बात अगर मैं कर लूं LCM की, तो LCM क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मैं भाई आपसे कहूं 8 और 6 का फैक्टर क्या होगा, मतलब इसमें जो है HCF क्या होगा, तो भाई 8 के फैक्टर कर लो। 8 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ 6 के फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे दो, दो इसमें भी, दो इसमें भी, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 HCF। अगर वहीं मैं LCM की बात करूं तो LCM कितना हो जाएगा इनका, 24। मतलब एक ऐसा नंबर जो 8 की टेबल में भी आए, 8 3 24 एंड 6 4 24, है ना। 8 की टेबल में भी आए और वो 6 की टेबल में भी आए, तो आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था आपका। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा दो कैंसिल आउट हो चुके हैं, अब आपके दो ही ऑप्शन बचे हैं, 12 या फिर 72। अब देखो एक चीज अंडरस्टूड सी है, जब इनका HCF ही 12 है, जब HCF ही 12 है तो जाहिर सी बात है 12 तो ऑप्शन में हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो हो भी जाता अगर LCM 72 ना होता तो, लेकिन LCM यहाँ पर 72 गिवन है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप देखो अगर यहाँ पर LCM ही 24 है, ठीक है, तो जो है कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना 24 खुद अपने आप में। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका 24 और ये रहेगा आपका आंसर। मतलब एक अगर आपका 24 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 36 होगा। इन दोनों का HCF लोगे तो 12 आएगा और LCM लोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। तो एक नंबर 20 आपका 24 है उसमें से, ठीक है। और दूसरा भी पूछा तो दूसरा भी आप इसलिए बता देते हैं 36 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 24 है, 24 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाय ऑप्शन मैंने इसे करा है, ठीक है। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक नहीं बताया, एक चीज लिख के कि LCM ये HCF वो, ठीक है। बेसिक मैंने आपको बता दिया भाई LCM ये होता है, HCF ये होता है। कॉमन सेंस से हमने पूरा ये क्वेश्चन किया है, इसमें कोई मैंने आपको बेसिक से अगर लेकर जाती तो भाई मजा नहीं आता फिर उसमें, है ना, फिर बात ही क्या रह जाती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो तो आप क्यों ही मतलब जो है बेसिक से जो है जाओ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। PDF आपको मिल जाएगी, इसमें परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। रामा हैज 3 प्लेट्स। अब राम के पास जो है 3 प्लेट्स हैं, किसकी, जलेबी की। पहली प्लेट में 3 जलेबियां हैं, ठीक है। दूसरी प्लेट में 2 जलेबियां हैं और तीसरी प्लेट में जो है कितनी जलेबी है, 4 जलेबी हैं। ये आपकी प्लेट्स है और ये आपकी क्वांटिटी ऑफ जलेबी है। आपसे क्या कहा गया है, इन ऑर्डर टू हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबी ऑन ईच प्लेट। मतलब आपको ऐसे ऑर्डर में लगाना है कि हर एक प्लेट में, 3 प्लेट है ना, है ना, 3 प्लेट है तो तीनों में इक्वल अमाउंट में जलेबी आ जाए, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि एक प्लेट में कितनी जलेबियां आएंगी। तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर टोटल जलेबी देखूं, टोटल जलेबी, है ना, J4, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 9, 4 5 6 और 3 9, टोटल 9 जलेबी हैं, 3 प्लेट हैं। तो अगर मैं हर प्लेट में 3 जलेबी रख दूं तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप समझ ही गए होगा और आपने बना भी लिया होगा। और आप खुद देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, देखकर दिल खुश हो गया होगा, अरे बस CTET में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के ना, बहुत इजी इसकी मैथ्स होती है। तो मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व कराऊंगी ना, तो आप मान के चलो चुटकी भर में मैथ्स इसकी विद इन 10 मिनट्स में आप मैथ्स निपटा दोगे इसकी। 10 मिनट्स भी शायद मैंने बहुत बोल दी है, हाँ 10 मिनट्स में आराम से कर लोगे मैथ्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
According to the Van Hale theory, there are 5 levels of thinking in geometry. इनके, अब जैसे मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी थ्योरी रहती है इसमें, तो वैन हाइले थ्योरी जो है इनके अकॉर्डिंग 5 लेवल होते हैं सोचने के, किसके, ज्योमेट्री के। तो रिगर रिप्रेजेंट विच लेवल ऑफ वैन हाइले थ्योरी, तो रिगर जो है वो कौन सी जो है लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इनके जो लेवल है, पहले तो आप ये समझो, वैन हाइले थे एक तो, और एक थी आपकी पियर करके, ठीक है। और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, इन्हीं के नेम पे जो है वैन हाइले थ्योरी बनी थी, ठीक है। लगभग ये बात है 1957 के अराउंड की। ये दोनों ही कौन थे, डच थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। और ज्योमेट्री पर इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि किस तरह से हम जो है ज्योमेट्री को ईजिली जो है स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लेवल बना रखे थे, यहाँ पर तो लेवल 1 है, तो ये इनकी जो एक्चुअल में 0 लेवल से स्टार्ट थी, ठीक है। 0 लेवल से स्टार्ट, जैसे 0 लेवल में विजुअलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और जो है विजुअलाइजेशन का मतलब हो जाएगा, मतलब चीज़ों को देखकर समझना। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई छोटा जो है क्लास का स्टूडेंट है, मान लीजिए नर्सरी का ही है, तो नर्सरी का स्टूडेंट जो है शेप को देखकर तो जो है समझ सकता है, विजुअलाइज कर सकता है कैसा वो शेप है, ट्राइंगल है या फिर सर्किल है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता है ना, जाहिर सी बात है। तो ये जो सेट किए गए हैं ना कि मतलब किस तरह से किस स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री को किस लेवल तक रखना है, वो जो एक्चुअल में बताया वो वैन हेली थ्योरी ही हमें बताती है। तो जिसमें से रिगर जो है सबसे, आपका रिगर का मतलब ही क्या होता है, टफ, डिफिकल्ट, है ना। तो जो 4th लेवल है वो इसमें रखा गया है। ये 4th लेवल आपका मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का जो आपकी ज्योमेट्री हो जाती है, तो उससे भी ज़्यादा, मतलब अगर आप आगे जो है MSc करोगे, ठीक है, तो उसमें जो ज्योमेट्री लेवल की आएगी तो वो आपकी 4th लेवल की रहेगी, ठीक है, एकदम हाई वर्जन, जिसमें आपको सारे प्रूफ पता होंगे, सारे मतलब थ्योरम पता होंगे, डीपली हर चीज़ की आपको नॉलेज होगी, तो आपका 4th लेवल रहता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, मूव टू दी नेक्स्ट। Dean's block कैन नॉट बी यूज टू टीच विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो Dean's block जो है इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आप हमें नहीं समझाते, नहीं जो है टीच करते हैं। तो देखो Dean's block के बारे में समझो, ये इस तरह के ना ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह के, ठीक है। इनके थ्रू जो है इस तरह के ये पूरा चार्ट सा होगा और इसमें ऐसे करके ब्लॉक बने होंगे, और इसकी हेल्प से स्टूडेंट क्या सीख पाता है, प्लेस वैल्यू सीख लेता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू बहुत ईजी सीख लेता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वो अच्छे से सीख पाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है इन ब्लॉक से। तो डीन्स ब्लॉक एक्चुअल में डील करता है अंडरस्टैंडिंग किड्स की इंक्रीज करने में, कि किस तरह से एडिशन होता है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, और किस तरह से क्या प्लेस वैल्यू होती है, ये सारी चीजें में ये डील करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द NCF 2005। NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके अकॉर्डिंग नैरो एम क्या है, मैथमेटिक्स को टीच करने का। देखो वैसे तो हाई वर्जन में अगर देखा जाए तो सब कुछ ही मैथमेटिक्स के बारे में पता हो वो हाई वर्जन हो जाता है, लेकिन नैरो एम जो इसका रहा है वो है डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू न्यूमरेसी, कि कम से कम स्टूडेंट को इतना तो पता हो कि भाई परसेंटेज क्या होती है, मेजरिंग यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, या फिर डेसिमल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सभी स्टूडेंट को होनी चाहिए, यही इनका मेन एम था। नैरो एम जो था, सबसे छोटा एम, ये कम से कम इतना तो हो। तो वो क्या था, वो डेवलपमेंट होना चाहिए यूजफुल कैपेबिलिटीज का। किससे रिलेटेड हो, वो न्यूमरेसी से रिलेटेड हो, है ना, मतलब जो सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही मैंने आपसे पहले ही कहा था 20 क्वेश्चंस हैं ये, तो बहुत जल्द हो जाएंगे, बहुत इजी हैं, लेकिन मैं आराम आराम से सारी चीज़ें आपको समझाती भी चलूंगी, यहाँ पर थ्योरी भी और आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी, ठीक है। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स। अब होता क्या है, बहुत से बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किड्स को जो है मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है ना, उनकी समझ में नहीं आता कि भाई 2 में 2 जोड़े तो 4 कैसे बनेगा, ये वाली चीज़ होती है। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना मैथमेटिक्स में, कैन बी अप्रोप्रिएटली असिस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो ये किस टेस्ट से आप इसे असिस्ट कर सकते हो। देखो स्क्रीनिंग से तो कोई मतलब है नहीं, जब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि वो किस तरह से ऐड करे, तो स्क्रीनिंग से क्या मतलब है।
अचीवमेंट टेस्ट, जब उसको कुछ आता ही नहीं है, वो पहले से ही मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, तो अचीवमेंट टेस्ट की क्या नीड है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, अगेन वही बात, तो बचा क्या आपका डायग्नोस्टिक। तो टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट ही जो है यूजफुल रहता है, काफी हेल्पफुल रहता है लर्निंग डिसेबिलिटी में, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स को सीखने में। अब ये कौन सा टेस्ट होता है, आपने देखा नहीं है, इस तरह से दो पांच है, ये पांच में दो जोड़ो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। इस तरह से जो फिंगर्स के थ्रू या फिर ब्लॉक्स के थ्रू जो सीखते हैं ना, उसी चीज को जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स। किसी को अगर मैथमेटिक्स में जो है सीखने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़ के डायग्नोसिस टेस्ट है, एक तरह से प्रैक्टिकली चीजों को शो करना, ठीक है। चलो, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ द सम ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ, जो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर है किसके, 54 और 84 के, ठीक है, उसको इस फॉर्म में इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगर आप उनका सम करोगे तो क्या होना चाहिए, 400 में से 43 इंटू मल्टीप्लाई बाय समथिंग माइनस करो, तब जाके जो है इनका फैक्टर का जो है सम आएगा। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ कि भाई फैक्टर ऑफ 54 क्या होगा। तो 54 देखो 1 की टेबल में आएगा, ठीक है, 2 की टेबल में भी आएगा, ठीक है, और किस किस की टेबल में आएगा, ये 4 7 की टेबल में भी आता है भाई, 8 की टेबल में भी आता है, और 54 किसकी टेबल में आएगा आपका, ये 9 में तो आएगा नहीं, डायरेक्ट अब आना चाहिए 14 की टेबल में आएगा, ठीक है। 14 है तो भाई 28 की टेबल में भी जरूर आएगा ये, ठीक है, 28 एंड देन खुद 56 है ना, 28 के बाद और तो कुछ बचता नहीं है, 56 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर अब बात करते हैं हम किसके फैक्टर की, फैक्टर ऑफ 84। अच्छा, फैक्टर और मल्टीपल भी मैं बता देती हूँ। देखो, फैक्टर आपके लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल आपके अनलिमिटेड होते हैं। फैक्टर आपके क्या हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 10 के फैक्टर क्या है, 10 के फैक्टर मतलब वो नंबर्स जो हैं 10 को डिवाइड करा दे, कंप्लीटली डिवाइड करा दे, रिमाइंडर 0 आए, जैसे कि 1 कंप्लीटली डिवाइड कराएगा, 2 की टेबल में भी 10 आता है, ठीक है, आपका 5 की टेबल में भी 10 आएगा और 10 की टेबल में भी 10 आएगा, ठीक है, बस इतना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 10 के मल्टीपल क्या होंगे, आपको कि 10 अपने आप में खुद एक मल्टीपल है, 10 20 भी इसका मल्टीपल है, 30 भी मल्टीपल है, एंड सो ऑन, चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक इसके मल्टीपल रहेंगे, ठीक है, ये वाली चीज होती है। तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे और ये आपके मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं 84 के फैक्टर की बात करूं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 4 और 5 में तो जाएगा नहीं है, ठीक है, 6 में जाएगा, 7, इसके इसके तो अच्छा खासा होंगे, 12 में भी जाएगा, 12 है तो भाई जाहिर सी बात है ये 24, 24 में नहीं जाएगा, 24 में नहीं जाएगा, लेकिन 14 में ये जाता है, 14 में जाएगा तो 28 बचा, 28 में भी जाएगा ये, और किस में जाएगा ये, हाँ, इस 42 और खुद 84, ठीक है। और कोई सा नंबर बचा है, 1 2 3 4 6 7 8, 8 में जाएगा ये ना, 8 में तो जाएगा ही नहीं, 12 14 के बाद किसी में जाएगा ये, 14 15 में तो जाना ही नहीं है, 16 की टेबल में नहीं आता, 17 में भी नहीं जाएगा, 18 से मतलब नहीं है, 20 में भी नहीं जाएगा, 21 21 फोर्जा है ना, 21 के टेबल में जाएगा, 21 फोर्जा 84, और किसी में जा रहा है नहीं। अब इसमें आपसे कहा गया है इनके कॉमन कॉमन फैक्टर आपको ढूंढने हैं। तो कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन फैक्टर को मैं एकदम रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ। देखो, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी 4 भी है, इसमें 7 है, और 14 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 28 और 28, ठीक है। तो अगर मैं इसे कॉमन फैक्टर कहूँ तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, सम ऑफ कॉमन फैक्टर, बल्कि, ठीक है, सम ऑफ कॉमन फैक्टर,
1 + 2 प्लस कितना आएगा 4 + 7 + 14 + 28 कितना हो जाएगा 14 और 28 हो जाएंगे आपके 42, ठीक है, और 7 49 एंड देन कितना आ जाएगा 56। 56 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसमें जो 56 के बराबर का सम होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको a मान लेती हूँ तो ये 40 कितना हो जाएगा 56 = 400 - 43a। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो 43 = कितना आएगा 400 माइनस, उल्टी चला दी मैंने रेल, ठीक है, ये ऐसे है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगी तो आप समझ ही जाओगे, कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो प्ले करके देख लेना, ठीक है। मैंने उल्टा लिख सब उल्टा चला दिया है मैंने, यहाँ पर उल्टी रेल चल गई है तो डोंट वरी, ठीक है, समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनके फैक्टर जो है यहाँ पर लिख लिए कि क्या क्या इनके फैक्टर हैं, जो भी कॉमन फैक्टर थे उनका मैंने सम किया। तो आपसे कहा भी ये गया था कि इनके जो कॉमन फैक्टर का सम है वो इस फॉर्म में है, तो जरा बता दो ब्लैंक में क्या आएगा। तो ब्लैंक में जो भी आएगा उसको मैंने ए ऐड कर लिया है, क्योंकि देखो ये इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं है, या तो आपकी मैथ्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आपको फैक्टर लिखने की नीड ही नहीं है। अगर देखो यहाँ पर नंबर छोटा होता, जैसे कि मान लीजिए 84 की जगह यहाँ पर अगर 44 भी होता तब भी काम चल जाता, तब भी आप इसे लिखने की आपको इतनी नीड नहीं पड़ती। लेकिन 84 के इतने ज़्यादा फैक्टर हैं, इस वजह से हमें ये सब लिखना पड़ गया है ना, ये वाली चीज़ है और कोई बात नहीं है। अब इतना इजी क्वेश्चन है, पेपर है आपका, तो एक आध तो आपका लेंदी हो गई, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये लेंदी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें 56 माइनस कर दो, माइनस होके कितना आएगा 4, ये गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, और यहाँ पर बचा 3, तो कितनी बार में जाएगा 43 से। तो देखो यहाँ से आप यूनिट डिजिट में चेक कर सकते हो, 43 से कितनी बार में जाएगा, देखो 43 से 8 टाइम में जाएगा, फिर 3 8 24 हो जाता है, तो लास्ट में 4 है इसके, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा 8 टाइम है, और 8 ही क्या है यहाँ पर आंसर, ठीक है, 8 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कहा गया है व्हाट शुड बी एडेड टू दी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करो ये बन जाए। तो पहले तो इन दोनों का सम मल्टीप्लीकेशन ही करा दो, कितना आएगा। तो अगर मैं 104 की 101 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आएगा, अगर यहाँ से आप 0 हटा भी दो तो कितना आएगा 14414, ठीक है। 101 से मल्टीप्लीकेशन करना वैसे ही बहुत ज्यादा आसान रहती है, आना ये चाहिए था, नहीं यार मैंने गलत करा दी मल्टीप्लीकेशन रुको जरा, देखो 0 यहाँ से हटा दो, 14 1 40, 14 का 4 कैरी आपका 1, 14 एंड 1 आपका कितना हो जाएगा 14, 0 से 0 तो 1 ही आना है, ठीक है, एंड देन कितना आ जाए आपका ये, क्या हो गया इसमें 101 की 14 से मल्टीप्लाई करानी है, 404 एक आएगा, 101 एक आएगा, कितना आएगा 4141, हाँ 41410, 41410 आ जाएगा। वाह भाई ये लाइट अभी भी नहीं आई, चलो ठीक है, देखो आना ये था, लेकिन आपसे कह रहे हैं इस 14 इसमें कितना ऐड कराओ, किसमें, इसमें 14414 में क्या ऐड कराओ, मैंने कहा ऐड करा देते हैं इसमें ए, ठीक है, इसमें ए ऐड करा दो, इसमें नहीं बल्कि इस वाले में, इसमें ये क्या ऐड कराओ कि आपका ये बनकर आ जाए। तो जाहिर सी बात है माइनस कर दो सिंपली, कितना 14140, इसमें से माइनस कर दो, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 4 जो है आपके 1 2 3 4 में ही 4 है, तो बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ से अगर देखो तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गए, 7 बचे, 7, तो आपका एक ही है जिसका जो है 10th डिजिट 7 है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा सॉल्व करने की हमें नीड ही नहीं है, हम बाय ऑप्शन ही से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। 140 को 101 से मल्टीप्लाई कराने पर आपका ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया है इसमें क्या आप ऐड कराएं कि आपका ये बन जाए, तो सिंपली माइनस करके देख लो, ठीक है। माइनस करने भी पूरा माइनस करने की नीड नहीं है, सिर्फ 10th डिजिट तक फाइंड आउट करो,
और आंसर आप मैच कर सकते हो, क्योंकि 74 आपका एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, शायद खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन भी। तो ये तो आपका रीजनिंग बेस्ड है। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, उसमें रीजनिंग पूछी गई है, तो ये आप क्वेश्चन चुटकी भर में बना दोगे। अगर आप देखो कोई पैटर्न तो यहाँ दिख नहीं रहा सिवाय एक पैटर्न के, 86, 76, 66, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 56। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से नहीं होते तब हम कोई और सा पैटर्न लगाने की सोचते, सब्ट्रैक्शन करते या फिर कुछ करते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 666 मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में सब में 666 है, तो एक एक कम हुआ है, तो 5 6 है यहाँ पर, पहले 8 था, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, तो जाहिर सी बात है अब क्या आएगा, 5 ही था, 5 वाला ऑप्शन एक ही था, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। नियरेस्ट वैल्यू आपको इसकी फाइंड आउट कर दिया, तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए राउंड ऑफ। अब ये राउंड ऑफ क्या होता है? देखो, राउंड ऑफ का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि मैंने जो है आपसे कहा, इसका जो मतलब बेस है वो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3.5 को राउंड ऑफ करो, ठीक है, या फिर 3.5 हम बाद में लेंगे, मैंने कहा 3.7 को राउंड ऑफ करो। ठीक है, तो इसमें हम जो बेस लेते हैं, एवरेज लेते हैं, वो लेते हैं हम पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए 3.5 से आप इसे कंपेयर करोगे, अगर ये 3.5 या फिर 3.5 से बड़ा होगा, ठीक है, जैसे 3.7, तो आप इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख दोगे, 4। ठीक है, अगर ये 3.5 से छोटा होगा, मान लो अगर ये 3.4 भी होता, तो आप इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख देते, 3। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3.3 को राउंड ऑफ करो, तो क्या करोगे आप, 3 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 3.5 से छोटा है। अगर ये 3.5 भी है, अगर मैं कहूँ 3.5 को आप राउंड ऑफ करो, तो 3.5 राउंड ऑफ होकर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर 0.5 या फिर उससे ज्यादा है तो एक नंबर आगे का आ जाएगा, अगर 0.5 से कम है तो एक नंबर पीछे का आ जाएगा। ठीक है, मतलब वही नंबर आ जाएगा, सॉरी है ना, वही नंबर आ जाएगा। 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 हो जाए। ठीक है, 3 का 3 ही रहेगा। ये बात समझ गए। अब इसी को हम जो है इस पैटर्न में सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा ये समझिए। अब 2.9 है, 2.9 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, आपको पता है 0.9 है, 0.5 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है 7.49। अब आपको 4 के बाद 9 हो 10 हो कुछ भी हो मतलब नहीं है, हमें तो बस पॉइंट के बाद नंबर चेक करना है, ये वाला कि 0 पॉइंट क्या है, 7.4 है, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा राउंड ऑफ ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर 0.5 होता तो 8 हो जाता, लेकिन 0.5 से कम है तो इसलिए 7 नहीं आएगा। ठीक है, अब 11.5 है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, 4 1 4 5 6 7, 3 बचा ना, तो कितनी बार में जाएगा आपका, 30 हो जाएगा ना, 7 टाइम्स है 1.7। अब 1.7 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगी, ठीक है, इसे मैं राउंड ऑफ करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और 2 ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज लाइट नहीं आ रही है, आज बड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं। अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझो जरा, इसके लिए तो मैं सर्किल बना लूं। देखो भाई, आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि हाउ मच एंगल विल रोटेट, एंगल कितना रोटेट होगा शाम के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ठीक है, कितना एंगल रोटेट होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर होगा कितना 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब ये बीचा बीच में आपकी बिंदी, और भाई ये रही आपकी सुई, छोटी सुई। सही है, ये रही, बढ़िया क्लॉक बनाई है मैंने ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें 9 से इस पे जाना है सुबह के 6 बजे, लेकिन सुबह से 6 बजे से पहले तो एक 12 भी बजेंगे ना रात के। अब जब ये रात के 12 बजेंगे तो ये जो सुई है, दोनों सुई एक ही जगह पर आ जाएंगी। ठीक है, ये बात तो आप समझ ही जाओ, है ना, ये बात तो बहुत कॉमन सी है। दोनों सुई एक ही जगह पर आएंगी, एक ही जगह पर आएंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। स्ट्रेट एकदम एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा।
उसके बाद ये ऐसे घूम के यहाँ पर आएगी और एकदम ये स्ट्रेट हो जाएगी, और स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री एक बार घूमा, 180 डिग्री एक बार घूमा, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 270 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा, इसमें किसी स्टूडेंट का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में है ये। और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है। ओके ना, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। एक मैप है ड्रॉन टू बाय स्केल जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर को 400 किलोमीटर के बराबर माना है ना। हमने ये कहा कि भाई 1 सेंटीमीटर हमारे अकॉर्डिंग, एक स्केल के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि भाई 400 किलोमीटर के बराबर है। दो टाउन है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3400 किलोमीटर का है। तो बताओ सेंटीमीटर में मैप में क्या कितनी वैल्यू होगी, ये चीज आपसे पूछी गई है। डिस्टेंस कितना है 3400 किलोमीटर का, कितने गुना है, 0 से तो 0 कट जाएंगे, ठीक है, 8 टाइम्स तो गया आपका 32 बचा 2 एंड 5, 8.5 टाइम्स गया। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करा दूं 8.5 से, तो कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। देखो अब अगर आप स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को ये दिक्कत हुई हो मैंने कैसे किया है, तो आप मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस देखो तब ज़्यादा, सॉरी प्रीवियस ईयर कह रही हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। अगर आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे हो एज अ फॉर द स्टेटेड एग्जाम्स, तो आपको जो है थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर करना होगा। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में देखो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है वो 400 किलोमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका 400 किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इक्वल है। ठीक है, तो एक की अगर वैल्यू 400 है, ठीक है, एक की वैल्यू अगर 400 है, ठीक है, तो 340 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है इसे आप क्या करते, आप इसे 3400 को 400 से डिवाइड कराते ना, कितनी बार में जाता, 8.5 टाइम में जाता। ठीक है, तो मतलब एक की वैल्यू अगर 8.5 है तो 1 सेंटीमीटर की पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3400 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द स्केल किसके बराबर है, 8.5 किलोमीटर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम नारकोली ऑन 4 जून, 4 जून को निकली भाई यहाँ से एट 2.30 PM, 22.30 PM, या फिर आप इसे आसानी होगी अगर मैं इसे 10:30 बजे मान लूँ तो, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कहाँ कब पहुंची, पहुंचती है वो 6 जून को, और कितने बजे, 4:30 AM पर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 2640। स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती है, तो देखो भाई पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। स्पीड ऑफ ट्रेन होती है आपकी, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा दो। तो मेरे पास डिस्टेंस तो है लेकिन मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकलेगा, अच्छा 4 जून से 5 जून 10:30 PM तक कितना टाइम हो जाएगा, अगर देखो तो 24 घंटे। 24 घंटे तो ये हो गए, 5 जून हो गई, 10:30 बज गए, 11:30, 12:30, 12:30 बजते ही आपका 6 जून लग जाएगा, 12 बजते ही। ठीक है, 11:30, 12:30, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 6 घंटे और हैं अभी। ठीक है, 4:30 बजने में, तो इसमें आप 6 आवर्स और ऐड कर दो, तो टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे आपके, 30 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो 2640 डिवाइडेड बाय कितना 30 आवर्स, कितनी बार गया ये 88 है ना, तो 88 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड आ जाएगी। देख लो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। ना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ क्या इसमें से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन सा नहीं होगा। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो L इंटू बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 24 गिवन है। तो बताओ इसमें से जो है पैरामीटर क्या नहीं हो सकता। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं,
सॉरी, ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते ना, ट्रायंगल पढ़ा रही हूँ ना कई दिन से मैं आपको, तो मुंह से निकल रेक्टेंगल रहा है, बन ट्रायंगल रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है, एल प्लस बी का ट्वाइस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जो 24 है, तो 24 किसकी मल्टीप्लाई कराने पर आ सकता है, तो आप कहोगे भाई एक की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई करा दूं, दो की, दो की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करा दूं तब भी आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक की 24 से मल्टीप्लाई करा दूं तब भी 24 आ जाएगा, ठीक है। 3 की 8 से मल्टीप्लाई करा दो तब भी 24 आ सकता है, ठीक है। और 4 की 6 से मल्टीप्लाई करा दो तब भी 24 आ जाएगा। उसके बाद और कुछ बच रहा है, नहीं और कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। ये इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे इन दो नंबर के तभी 24 आपका बन पाएगा। अच्छा, तो अगर आप मान लीजिए ये ए है ये बी है, ठीक है, इन दोनों का भी एल है, ये आपका जो है बी है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 का अगर मैं यहाँ पर डबल करूं तो कितना आ जाएगा 28, है ना, तो 28 हो सकता है पैरामीटर, ठीक है। ये कितना आएगा 25 और इसका डबल करो कितना, सॉरी ये कितना आएगा 25 डबल करो तो 50, तो 50 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का डबल करो 22, तो 22 भी आपका जो है पैरामीटर हो सकता है। 6 4 10, 10 का डबल करो 20, तो 20 भी आपका पैरामीटर हो सकता है। तो बस एक ही नहीं हो सकता, क्या 25, 25 पैरामीटर नहीं हो सकता, ठीक है। 50 हो जाता है क्योंकि यह है 24 प्लस 1 25, 25 का डबल करो 50, 50 अगर होता तो वो हो जाता, लेकिन 25 पैरामीटर नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन नोट दिस, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन क्या हुआ ये क्या हो गया, ये बड़ी मुसीबत है। चलो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये रहा। एक फूड वेंडर ने ब्रॉट किए बनानास कितने रेट से, 8 बनानास एट द रेट ऑफ 9, ठीक है, और बेचे कैसे, उसने 9 बनानास एट द रेट ऑफ 8 के हिसाब से बेचे, तो बताओ अप्रोक्सीमेट कितना उसे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपके प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली आपको क्वांटिटी सेम करनी पड़ती है, ठीक है। स्पेशली जब केस हो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो क्वांटिटी तो सेम करोगे ना, जितना खरीदा उतना बेचोगे, या तो मेंशन होता कितना क्वांटिटी बेची गई तब की बात अलग होती, बट कुछ मेंशन नहीं तो जाहिर सी बात है जितना आपने खरीदी है आइटम्स उतना ही आप बेचने जा रहे हो, ठीक है। अब देखो एक तरफ लिखेंगे हम क्वांटिटी और एक तरफ लिखेंगे हम प्राइस, ठीक है। 8 बनानाज आपने 9 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो ये हो जाएगी सीपी, ठीक है। एसपी की अगर बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो 9 बनानास जो है 8 रुपए के हिसाब से बेचे गए। अब यहाँ पर 8 है यहाँ पर 9 है, तो क्या करूं, सेम बना लो क्वांटिटी। सेम बनाने के लिए इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, 9 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे 8 से, ठीक है, तभी तो क्वांटिटी सेम होगी। तो ये कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72। और हमारी मैथ क्या कहती है, इधर मल्टीप्लाई कराओ तो भाई इधर भी मल्टीप्लाई कराओ, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई होगी और इधर आपकी 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा आपका 81 और ये हो जाएगा आपका कितना 64, ठीक है। देखो क्या कहा गया था क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है एक तरह से 72 आप जो है बनानास लाए हो और आपने उसे 81 रुपीज के बेच दिए, सॉरी 72 बनाना लाए हो कितने रुपए में 81 रुपीज में, 72 बनाना 81 रुपीज में खरीद कर लाए हो, और 72 बनाना आपने बेचे कितने रुपए के 64 रुपीज के आपने बेच दिए। जाहिर सी बात है 81 की चीज लाए 64 में आपने बेच दी, तो लॉस कितने का होगा 17 रुपए का, 17 रुपए का आपको यहाँ पर लॉस हो गया। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस परसेंट आपसे पूछा है ना, तो आपको हुई है यहाँ पर लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लॉस अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। इसमें आप पुट कर दो 17 81 इंटू 100, है ना। अब पॉजिटिव स्टूडेंट तो यहीं पे देखकर घबरा जाएंगे, कौन सॉल्व करे,
कैंसिल आउट ही नहीं होगा, ऊपर प्राइम नंबर है भाई 17, कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो देखो बहुत इजी तरीका है, अगर आप ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नियरली अगर एवरेज निकालोगे ऑप्शन का तो 20 के आसपास है सारे ऑप्शन। तो अगर मैं इसका 20% कैलकुलेट कर लूंगी, इसका 81 का, तो 81 का 20% कैसे कैलकुलेट करोगे, 10% कितना आएगा 8.1, तो 20% को 2 से 20% है तो उसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 16.2 लगभग, है ना, 16.2, 16.2, 16.2 लगभग जो है इसका 20% है, और ये कितना है 17, तो मेरे हिसाब से 21% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्स में आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 21% इसका सही आंसर है, क्योंकि 16 जो है काफी नियर है 17 के, लगभग 1% का ही फर्क है, तो अप्रोक्स में पूछा था तो 21 आपका आंसर है। ठीक है, ये नहीं है आप सॉल्व करने बैठ जाए, ठीक है, इतना नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। और जो है ये चीज़ें मैं आपको पहले काफ़ी करा चुकी हूँ, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और परसेंटेज के क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन आपको कराए थे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको किस तरह से आप इजी बना सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जार में 28.5 kg शुगर है, हर स्टूडेंट को 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल शुगर मिलती है, तो बताओ कितने स्टूडेंट को शुगर मिली है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है, मैंने कहा भाई एक्स स्टूडेंट को शुगर मिली है, ठीक है, और शुगर थी कितनी, शुगर थी 28.5, और हर स्टूडेंट को कितनी मिली है 3/4 मिली है, ये चीज पूछी गई थी। ठीक है, उल्टा लिख दिया, टोटल स्टूडेंट एक्स थे और हर स्टूडेंट को 3/4 आपकी शुगर मिली है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट एक्स है मान लीजिए, और हर स्टूडेंट को 3/4 यहाँ पर चीनी मिली है, तो और चीनी की क्वांटिटी है कितनी 28.5 kg टोटल क्वांटिटी है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो कितना हो जाएगा 28.5। अब ये चीज डिवाइड में है, यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो जाएगा आपका डिवाइड में, कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार जाएगा 9.5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 20, और ये आ जाएगा 36, 38 इज द आंसर। ठीक है, ये इजी था क्वेश्चन काफी। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंकी स्पेंड करती है 3/4 ऑफ इट्स सैलरी हर महीने, अपनी सैलरी का 3/4 वो हर महीने खर्च कर देती है। मान लीजिए उसकी सैलरी 2,000 रुपए है, तो वो कितने उसके पास बचते होंगे, मतलब उसकी तरह से सेविंग कितनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है, अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, अब ये जो 5 है ना फ्रैक्शन में, ये आपकी क्या होती है, आपकी तरह से हम टोटल वैल्यू से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू से हम एज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा पिंकी की जो टोटल सैलरी है वो 5 रुपए है, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितने का कर देती है 3 रुपए का वो खर्चा कर देती है, तो बचाती कितनी होगी भाई 2 रुपए वो बचाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5 रुपए सैलरी नहीं है पिंकी की, 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए है, तो 2,000 की वैल्यू, 5 की वैल्यू अगर 2,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 400 रुपए, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800, है ना। आपसे यही पूछा गया था कि कितना सेव करती है, तो 800 रुपए बचा लेती है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये इजी था, सिंपल। ठीक है, 5 रुपए सैलरी है, 2 रुपए बचाती है, 5 की वैल्यू 2,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मीन है 5 नंबर्स का वो 15 है, मीन बोल दो एवरेज बोल दो, बात बराबर है। तो एक तरह से 5 नंबर का जो एवरेज है वो आपको 15 गिवन है, जिसमें से 3 नंबर आपके पास हैंगे और आपसे पूछा गया है बाकी के 2 नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज आपको पहले से ही गिवन है कितना 15। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास अब आपको ये तो पता नहीं है कि ऑब्जर्वेशन है कौन सी, तो मैं यहाँ पर जो है
ABCD+E लिख लेती हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है कितनी है, 5 है। तो अगर यहाँ से मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करूँ, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए सारी चीज़ आपको करके यहाँ पर शो कर रही हूँ, कितनी हो जाएंगी 75, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पैसे फाइंड आउट कर सकते थे, ये पूरा तामझाम आपको करने की नीड नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है आपकी सीटेट की, इसी वजह से सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में अगर आपको मीन और ऑब्जर्वेशन गिवन है तो डायरेक्ट आप सम निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। तो 75 आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, जिसमें से 3 आपको नंबर गिवन है ना, 3 नंबर गिवन है, तो अगर इन तीनों का सम मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 2 का मेरे पास सम बचेगा, और मैं फिर एवरेज का फॉर्मूला लगा दूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो 2 नंबर है उनका ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय 2 नंबर, देन कितना आ जाएगा हमारा, जो भी देखते हैं, ठीक है। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स कितना आ जाएगा आपका, कितना है 25 और 10, 35 और 15 50, 50 माइनस कर दो कितना आया 25, ये आ जाएगा सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। एवरेज फाइंड आउट करो, कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5, ठीक है। तो 12.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी मैंने हर चीज़ लिखकर बताई है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है ये, फिर भी मैंने, चलो फर्स्ट क्लास है तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इतनी जो है बेसिक से नहीं बताऊंगी, तभी मैंने कहा है कि मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते रहना, ठीक है। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। According at which level of Van Hayli theory child can recognize geometric figure by their shape as a whole and compare the figure with their prototypes or everyday things but cannot identify the properties of the geometric figures। आपसे कहा गया है यहाँ पर किस लेवल पर, वैन हाइली की किस लेवल पर जो है ये बात हुई है, लेवल नहीं एक्चुअली थ्योरी की बात हुई है, कि जहाँ पर चाइल्ड जो है खाली जो है एक तरह से प्रोटोटाइप एज अ होल है ना, शेप को, ज्योमेट्रिकल फिगर को ना बस वो देख कर समझ जाए, एक तरह से देखा जाए तो विजुअलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, कि वो जो है प्रॉपर्टीज पर नहीं जाए कि भाई अगर सर्किल है तो सर्किल के एंगल्स क्या होंगे क्या होंगे, बस वो तो अगर मून देखे तो उसको, फुल मून देखे तो वो भी उसे सर्किल नजर आना चाहिए, अगर वो सन देख रहा है तो वो भी उसे सर्किल नजर आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें खाली क्या होना चाहिए, विजुअलाइजेशन पावर उसकी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, विजुअलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। और ये कौन सा लेवल है वैन हेली थ्योरी के अकॉर्डिंग, विजुअलाइजेशन जो है आपका लेवल 0 में आता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे ना, तो थ्योरी जो है मैथमेटिक्स की वो भी आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन और या फिर एनालिसिस, एनालिसिस की बात करें तो ये हो जाता है आपका लेवल फर्स्ट, ठीक है, जिसमें एनालाइज कर लेता है स्टूडेंट, मतलब जो है उसको इतना पता होता है कि स्क्वायर कैसा है, रेक्टेंगल कैसा है, ये चीजें वो समझ पाता है, थोड़ा एनालाइज कर पाता है चीजों को। एब्स्ट्रैक्शन ये 3 हो जाता है, और ये आपका कितना हो जाता है, लेवल 4 हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज, इसकी सारी मैं सारी थ्योरीज आपको कवर कराऊंगी, और वैन हेली थ्योरी तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। मैं चाहूंगी मैं इस पर जो है एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें मैं सारी इनके लेवल्स और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन सब पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखूं आगे क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक पेपर हमने एक सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आपकी ये वीक में 2 डेज क्लास रहा करेगी, तो आज हो गई है, अभी आपकी क्लास मंडे होगी, ठीक है। तो वीडियो को जरा शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, एंड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फटाफट आ जाओ। मैथमेटिक्स बाय फाक्टर मैम, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं क्विज कराती हूँ, जो पढ़ाती हूँ वो अपलोड करती हूँ। इनफैक्ट मेरी क्लास की जितनी भी अपडेट्स रहती हैं वो इसी ग्रुप में रहती हैं, तो इस ग्रुप में को आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंग्लिश बाय टाइगर सर, ये तो हमारा मेन ग्रुप है, इस ग्रुप में आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन इंग्लिश से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपकी, तो आप जो है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।